नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 है, जो कि आपकी एमपीटेट वर्ग 2 मैथ्स की जो एग्जाम होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसके बाकी 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इसके पहला और दूसरा पार्ट देखकर फिजिक्स के बहुत ही शानदार तरीके से पहले यूनिट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहले प्रश्न में आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस जगह गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक होता है। किस जगह गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक होता है? तो यह अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक होता है। पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो विकल्प डी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? अर्थात इसमें जो सिद्धांत का प्रयोग होता है, जो नियम का प्रयोग होता है, वह कौन सा नियम है? तो इसमें जो नियम का प्रयोग होता है वह पास्कल नियम का प्रयोग होता है। राइट आंसर हमारा विकल्प बी रहेगा। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो यह आवाज पृथ्वी पर कभी नहीं सुनाई देगी। राइट आंसर इस प्रश्न का विकल्प डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 4। किस प्रकार के रेल इंजन की क्षमता सर्वाधिक होती है? हमें बताना है कि किस प्रकार के रेल इंजन की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जो विद्युत रेल इंजन होगा उसकी क्षमता सर्वाधिक होगी। राइट आंसर इस प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। बहुत छोटे समय को मापने के लिए, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाएगा। सही आंसर हमारा विकल्प बी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? आपने देखा होगा घरों के अंदर जो लाइट का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, वो किसके आधार पर आता है? पहला विकल्प है वोल्टेज के आधार पर, बी है एम्पियर के आधार पर, सी है वाट के आधार पर, और विकल्प डी है बिजली रहने की अवधि के आधार पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, घरों के बिजली के बिल जो आते हैं वो वाट के आधार पर आते हैं। सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो उसकी विकृति होगी। यदि रबर की एक डोरी है, उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है? दुगुनी हो रही है। तो उसकी विकृति भी कितनी हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सीधा सा ये है कि रेगिस्तान के अंदर बालू रेत होती है जो कि बहुत जल्दी गर्म होती है, और जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इस कारण से वहाँ की जो रात होती है वो बहुत अधिक ठंडी होती है। करेक्ट आंसर हमारे इस प्रश्न का विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 9। आजकल पेट्रोल में सीसा नहीं मिलाया जाता है। आजकल जो पेट्रोल आ रहा है उसमें सीसा नहीं मिलाया जाता है, उसका कारण बताना है। तो आजकल पेट्रोल में जो सीसा नहीं आ रहा है, नहीं मिलाया जा रहा है, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है सीसा रहित पेट्रोल जो होता है उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 10। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो छोटी वस्तुएं अर्थात सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। वात्या भट्टी में उत्पादित होता है। वात्या भट्टी में क्या उत्पादित होता है? तो वात्या भट्टी में क्रास्ट आयरन उत्पादित होता है।
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री क्या होती है? तो आपको बताना है कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली जाने वाली कच्ची सामग्री कौन सी होती है? तो इसमें एल्यूमिना, मिट्टी और जिप्सम होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न क्रमांक 13 है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। करेक्ट आंसर बी विकल्प पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14, एक वाट घंटा बराबर कितना होता है? तो एक वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणित 10 की घात 3 जूल, अर्थात पहला विकल्प जो रहेगा ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 15, 1000 वाट बराबर है, 1000 वाट किसके बराबर होता है? तो याद रखिए 1000 वाट बराबर होता है 1.341 अश्वशक्ति के, अर्थात बी विकल्प इस प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, या फिर कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो आपको याद रखना है कोणीय वेग की जो विमा होती है या विमीय सूत्र होता है वो m0L0t⁻⁻1 होता है, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है MLT-1, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक हार्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। सी विकल्प हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, एक वार्षिक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक वार्षिक बराबर कितने प्रकाश वर्ष? तो आपको याद रखना है एक वार्षिक में कुल जो प्रकाश वर्ष होते हैं वो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, निर्वात में यदि तीन वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर को गिराए जाए तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले आएगा? यदि निर्वात में तीन वस्तुएं हमारे पास में हैं, पहली है लोहा, दूसरी है कागज, तीसरी वस्तु है पत्थर, इनको अगर एक साथ गिराया जाएगा तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो इसका राइट आंसर तीनों एक साथ आएंगे। डी विकल्प हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। एक माइक्रोन मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो एक माइक्रोन मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पर 10 की घात -3 होता है। इसका राइट आंसर जो कि आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक माइक्रोन मीटर जो होता है वो आपको याद रखना है कि 10 की घात -3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? वायुमंडल के अंदर जो ओजोन परत है वो हमको किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए रहेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, पृथ्वी के भ्रमण की गति आपसे पूछी जा रही है। पृथ्वी के भ्रमण की गति किलोमीटर प्रति मिनट में क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर 2.8 किलोमीटर प्रति मीटर हो जाएगा। तो पृथ्वी के भ्रमण की जो गति होती है वो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 23, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो यह कोणीय संवेग होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24, परम दाब क्या होता है? तो परम दाब होता है गेज दाब पर +1 बार। ये हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा वो इस प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो किसके बराबर होता है? याद रखिए एक फेमटो जो होता है यह 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। बी विकल्प इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 26, प्लांक नियतांक एच की विमा किसके समान होती है? तो प्लांक नियतांक एच की जो विमा होती है वह कोणीय संवेग के समान होती है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न संख्या 26 का विकल्प ए हमारा
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 27। द्रव की बूंदें किसके कारण से गोल हो जाती है? बारिश की बूंदें या फिर द्रव की बूंदें किसके कारण से गोल होती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण से गोल होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 28। पारा कांच को नहीं भिगोता, इसका कारण क्या है? तो पारा कांच को नहीं भिगोता, इसका कारण उसका असंजन होता है। इस कारण से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा अगर तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो उसमें पानी का जो स्तर होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो पानी के एक मग में अगर ऊपर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? यहाँ पर जल दो बार आ गया है, यहाँ पर आता पर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होता है वह अधिकतम होता है। इस प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन डालने पर मच्छर कम होते हैं, इसका कारण क्या है? तो स्थिर पानी में केरोसिन या मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होने का जो कारण है वो लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इस सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 33। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है, इसका कारण क्या है? तो मछलियां आपने देखी होगी जमे पानी की झील में जीवित रहती है, तो इसका कारण ये होता है कि झील की तली का पानी जमता नहीं है, केवल ऊपर का जो पानी होता है वो जमता है, अंदर का पानी जमता नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। आपने देखा होगा पुराने समय में जब लाइट बंद हो जाती थी तो चिमनी जलाई जाती थी, उसमें जो एक बत्ती होती है उसकी सहायता से तेल ऊपर चढ़ता है। तो इसका कारण क्या होता है? ये किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो कैपिलरी क्रिया के कारण, या फिर आपको ऑप्शन में केशिकत्व दिखेगा। इन दोनों के कारण से यह तेल जो होता है यह ऊपर चढ़ता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में अगर दबाया जाता है तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। करेक्ट आंसर हमारा विकल्प बी सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 36। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? बताना है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो यह गलनांक बिंदु के द्वारा प्राप्त की जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी गलनांक बिंदु हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? आपने देखा होगा कि जो तैराक होते हैं वो नदी के मुकाबले समुद्री पानी के अंदर आसानी से तैर लेते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव अर्थात वो चाय हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर तीनों? तो आपने देखा होगा कि जो थर्मस में रखा द्रव जो होता है वो लंबे समय तक गर्म रहता है। तो उसका कारण क्या होता है? चालन, संवहन और विकिरण तीनों के कारण गर्म रहता है। राइट आंसर इस प्रश्न का विकल्प डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, इसका कारण क्या होता है?
तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकने का जो कारण होता है, इसमें पानी का क्वथनांक जल्दी से बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए। प्रश्न संख्या 40 में दे रखा है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अध स्थल अर्थात नीचे का जो जल का तापमान होगा वो कितना होगा। तो किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला होता है, तो झील के अध स्थल में जल का तापमान कितने डिग्री होता है। तो यह एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 3.98 होता है। और अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं हो तो आपको कितना लगाना है, 4 डिग्री सेल्सियस लगाना है। इस प्रश्न संख्या 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो विकल्प डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 41 नंबर। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है। दो रेलों के मध्य में जो पटरी होती है उनके बीच में एक छोटा स्थान छोड़ा जाता है। वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी करने पर संकुचित होती है। इस कारण से स्थान छोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने 42 नंबर। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 43। ऊष्मा को किस में बदलना है। ऊष्मा को बदला जा रहा है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिए ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 44 है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। हमारा सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। तो इसकी सहायता से 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को मापा जा सकता है। राइट आंसर इस प्रश्न का विकल्प डी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन होगा। तो जल का आयतन क्या होगा। तो एकदम से धीरे धीरे नहीं घटेगा, एकदम से घटेगा। इस कारण से राइट आंसर इस प्रश्न का विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 47 नंबर। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। तो वास्तविक रूप से एक्सरे जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अगर मानव शरीर के तापमान की बात करें और किस में केल्विन में अगर पूछा जाता है तो आपको 310 केल्विन बताना है। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 310 केल्विन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की जो क्रिया होती है उसको कंडक्शन कहते हैं। राइट आंसर विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि प्रश्न संख्या 50 है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। तो तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री। अगर उसका क्या कर देंगे, तापमान हो जाएगा तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। अर्थात सी विकल्प इस अंतिम प्रश्न संख्या 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने फिजिक्स से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और यह इसका पार्ट नंबर 3 है। यदि आपने इसके 3 पार्ट, इसके अलावा 2 पार्ट हो गए हैं, उनको यदि नहीं देखा है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाकर आप इसके दोनों पार्ट देखकर फिजिक्स की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।